बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, काजी साहब ने तो कहा था कि अगर किसी ने इंतखाबात के बारे में बदगुमानी फैलाने की कोशिश की, टीवी पर बात ना करे, बीवी से बात करे, इंतखाबात बर वक्त होंगे, ये पत्थर पर लकीर है, 8 फरवरी से आगे तारीख नहीं जाएगी। अब मामलात कुछ और तरह अनफोल्ड हो रहे हैं। एक तो आर्मी चीफ साहब ने जब कराची में और लाहौर में ताजरों से मुलाकात की थी, उन्होंने वहाँ वादा एक उनसे सामने लाए थे कि कोशिश है कि सऊदीया और गल्फ़ कंट्री से 20-20 अरब डॉलर, 25-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी यहाँ पाकिस्तान में हो, जिससे जो मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार पाकिस्तान है उसको इससे निकाला जा सके। दूसरी तरफ अब जो लेटेस्ट सूरत हाल सामने आ रही है कि अगर इन पैसों का बंदोबस्त ना हुआ, अदम इस्तेहकाम रहा, मुआशी भी और सियासी भी। और सबसे बड़ी हैरानी की चीज़ पता है इसमें क्या है कि पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातें, जिसे नून लीग और पीपल्स पार्टी कहते हैं, वो ऑन बोर्ड है इस पर कि अगर बर वक्त इंतखाबात अब ना भी कराना चाहें तो हमें कोई एतराज़ नहीं। कहीं पाकिस्तान में फिर मार्शल लॉ की जो है वो आवाज़ तो नहीं सुनाई दे रही। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, आपने जहाँ तक बात की ना 2 सियासी जमातों की, तो गुज़श्ता साल से ही जब मुल्क में एक तो मुआशी हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, ऊपर से फिर महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान आया जो आज तक शायद पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह की महंगाई पहले बर्दाश्त नहीं की थी। तो अब 2 चीज़ें थीं कि या तो पीडीएम हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती और किसी किस्म की कोई मुआशी इस्लाहात की जाती, कोई मुआशी पैकेज लिए जाते, मुल्क की मईशत को बेहतर करने की कोशिश की जाती, लेकिन वो भी ना हो सका। तो फिर एक वक्त ये आया कि हमें कुछ ऐसी इतलात भी मिलना शुरू हुई कि मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं या पीडीएम की जो तमाम सियासी जमातें ख़ास तौर पे, उन सब का यही मौक़िफ़ था कि मार्शल लॉ लग जाए लेकिन इमरान खान ना आए। सही। और इसी वजह से आप देखें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात नहीं करवाए गए, आइन की खिलाफ वर्जी की गई, आइन तोड़ा गया, उसकी सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली की गई। और इस तरीके से इन तमाम गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात के नतीजे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, जो पाकिस्तान की मजमूई आबादी का तकरीबन 70 से 72% बनते हैं, वो आज भी अपने आइनी हक़ से महरूम हैं। और फिर देखें कि अब जो हालात बन रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन हुए, उसके बाद एक ये चीज़ हमारे सामने आई कि शायद पीडीएम या उनकी जो सियासी जमातें हैं वो एक बार फिर राह फरार इख्तियार करेंगी, क्योंकि अवाम जिस तरीके से वर्कर कन्वेंशन में शिरकत कर रही थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो देखें कि वो हमें बिलावल और नवाज शरीफ साहब के जलसों से भी बड़े वहाँ पर वर्कर कन्वेंशन होते हुए नज़र आए, जिसकी वजह से फिर ये माहौल बनाने की अब कोशिश की जा रही है। आप देखें, तो उसके हो गया ना, शेर अफजल खान पे हो गया केस। जी जी। और अब आप देखें कि आज इसी हवाले से 2 फरमाइशी कालम जो है वो छापे गए हैं। कहाँ? रोज़नामा जंग में। तो फिर इसमें हैरानी की क्या चीज़ है? सुने ना, उनमें यही चीज़ उसको जो है ना वो आगे प्रमोट किया जा रहा है उसे, और कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ अहम ऐसी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि मुल्क में आइंदा जो 8 फरवरी की तारीख है उसको शायद आम इंतखाबात ना हो सके। और उसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है, और वो वजह यही है कि इस वक्त सियासी जमातें, ख़ास तौर पर जो पीडीएम की सियासी जमातें हैं, वो भी इसके लिए तैयार नहीं हैं। और एक और तरह से इन चीज़ों को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इस वक्त 2 रुकावटें हमारे सामने नज़र आती हैं। और इन्हीं 2 चीज़ों का जिक्र आज सुहेल वड़ाई साहब ने भी, जो फरमाइशी कालम लिखा गया है, उस फरमाइशी कालम में भी उन्होंने इन्हीं 2 चीज़ों का जिक्र किया है। एक तो वो कहते हैं कि आम इंतखाबात को मुअख्खर करने में एक तो सियासी पहलू है कि इसको सियासी जमातों से इसके ऊपर इत्तफाक राय करवाया जाए, लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि पीडीएम की 2 बड़ी सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात मुअख्खर होने चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि अदालती पहलू, वो जिसके ऊपर अभी तक काम हो रहा है और अभी तक उसमें किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, और अदालती पहलू ये है कि सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और कहा कि मुल्क में आइंदा साल 8
फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। सही। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान ने मशावरत से, जिसमें वफाकी हुकूमत यानी निगरान हुकूमत के नुमाइंदा अटारनी जनरल भी शामिल थे, और मुतफ़िका तौर पर ये 8 फरवरी का इंतखाब किया गया। लेकिन अब एक और जो चीज़ हमारे सामने एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से आम इंतखाबात के को मौखर करने का जो मामला है वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से उसकी जो है वो समझे कि मंजूरी ली जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब केस की समाअत के दौरान तो उन्होंने कहा था कि मुतफ़िका तौर पर एक ही तारीख पर इत्तफाक करें, क्योंकि जिस तारीख पर इत्तफाक होगा फिर उसमें किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं होगा। और जब अदालत में पत्थर पर लकीर होगी, और चीफ जस्टिस साहब ने जब हुक्मनामा लिखवाया था ना अदालत में, तो उस वक्त भी उन्होंने यही चीज़ लिखवाई थी उसमें। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब तहरीरी फैसला जारी हुआ तो तहरीरी फैसले के अंदर वो पत्थर की लकीर वाला लफ्ज़ जुमला ही गायब था। तो वो रिमार्क्स सर रिमार्क्स नहीं थे ना, अदालत के अंदर आप जो कह रहे थे वो तहरीरी हुक्मनामे में भी लिखते। इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने एक तो आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों को कुछ नहीं कहा और कहा कि मिट्टी पाओ, और उसमें शायद मिट्टी डालने का मकसद ही सिर्फ ये था कि इसके अंदर पीडीएम की सियासी जमातें और निगरान हुकूमत बरह रास्त इसमें मुलव्वस हो रही थी, और शायद उनको बचाने के लिए किसी पर आइन की खिलाफ वर्जी का जो तलवार है वो किसी की गर्दन पर वो नहीं गिराई गई। और देखें कि अब जो इतलात हैं कि अब अदलिया से आइंदा आने वाले दिनों में आम इंतखाबात को मौखर करवाने के हवाले से किस तरीके से जो है वो अदालत से इसकी इजाज़त ली जा सकती है, वो ये हमें अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कुछ खबरें मिली हैं कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं बशमूल चीफ जस्टिस, उन्हें ये डराया गया है या उनको ये मैसेज पहुंचाया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी के इंतखाबात को मौखर नहीं करती या इस हवाले से इजाज़त नहीं देती कि तारीख आगे बढ़ाई जाए, तो फिर मुमकिन तौर पर मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है। ये धमकी को पहली दफ़ा लगी है? सर पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन मामला ये है कि आइन और कानून के मुहाफ़िज़, बुनियादी इंसानी हकूक़ के चैम्पियन अलंबरदार जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के दौर में अगर इस तरह का कुछ होता है तो फिर चीफ जस्टिस साहब की जो उनकी क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर हर्फ आता है। तो ये जब चीफ जस्टिस साहब पहली दफ़ा तो तब सामने नहीं आई थी जब वो डिप्टी स्पीकर कासम सूरी की रूलिंग को ओवर रूल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वहाँ भी यही लॉजिक दी गई थी कि अगर हम ये ना करते तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। देखें ये हमारी अदालतें, हमने पहले भी इसके ऊपर बात की थी कि अदालतें हमारी माजी में भी इस्तेमाल होती रही हैं और अब भी इस्तेमाल हो रही हैं, और इस वक्त भी मेरी अपनी जो एक ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गैर आइनी इक़दामात में सहूलत कारी कर रही है, और उसकी जो उसकी एक हमें अलामत है या उसका जो इशारा है वो 90 रोज़ में आम इंतखाबात केस में ही हमें नज़र आता है कि अदालत ने आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी इदारे पर, किसी फरीक पर जो आर्टिकल 6 है वो लगाने का कहीं पर कोई इशारा नहीं दिया कि जिन लोगों ने आइन की खिलाफ वर्जी की उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। तो इसका साफ मतलब ये नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऐसे फरीक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, वरना अदालती फ़ैसले में ये बात लिखी जा सकती थी कि जो अदालती खिलाफ वर्जी पर के अदालती आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए, या जो भी आइंदा हुकूमत आएगी वो कार्रवाई करे। तौहीन अदालत के तहत क्यों नहीं हो सकती? देखें तौहीन अदालत के तहत तो वो एक छोटा जुर्म बनता है ना। अब ये बात तो सुप्रीम कोर्ट खुद तस्लीम कर रही है। पूरी 88 रुकनी कबीना या दूसरी जो है वज़ीर आज़म जिसने माना नहीं था पंजाब वाला फैसला, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती उसमें तौहीन अदालत के नोटिस करती तो इस इलेक्शन से 88 कैबिनेट के मेंबर्स और एक शहबाज शरीफ सब बाहर होते। देखें ये चीज़ हो सकती थी, लेकिन उस वक्त ये नहीं की गई। अब वो हुकूमत ख़त्म हो चुकी, काबीना जो कौमी असम्बली है वो तहलील हो चुकी है, निगरान हुकूमत भी इस वक्त गैर आइनी हो चुकी है। 7 नवंबर के बाद हर गुजरता दिन आइन की खिलाफ वर्जी में शुमार हो रहा है और हर रोज़ आइन टूट रहा है। और देखें कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आइन में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी आइन की खिलाफ वर्जी करेगा तो वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ है, वो संगीन खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। तो इस वक्त जिन लोगों ने भी बर वक्त इंतखाबात नहीं करवाए, वो पंजाब के हों, वो खैबर पख्तूनख्वा के हों, या वो इस वक्त
پورے ملک کے عام انتخابات ہوں وہ سب لوگ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے، وہ سب سنگین غداری کے مرتکب ہوئے اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے آئین کا تحفظ کرنا تھا، جس نے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا تھا، جس نے آئین میں دی گئی جو پابندیاں ہیں کہ 90 روز میں انتخابات ہر صورت ہوں گے، وہ اس کے اوپر عمل درآمد کروانا تھا، وہ سپریم کورٹ ہی اس وقت مارشل لا کی خبروں کی زد میں ہے۔ اور ہمیں تو یہ بھی خبر ملی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اپنے ہم خیال ججز کے ساتھ یہ مشاورت کرتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ اگر ملک میں مارشل لا لگتا ہے تو پھر ان ججز کا کیا فیصلہ ہوگا۔ تو میرے خیال میں اب یہ چیز قابل غور ہے کہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کا تدارک کیسے کیا جائے گا۔ لیکن ہم نے ماضی کو اگر دیکھیں تو مارشل لا اسی وقت لگتا ہے جب ملکی خزانے میں پیسہ ہو۔ اس وقت کوئی ملک، دوست ملک، برادر ملک، مسلم ممالک بھی ہمیں 1 ٹکا دینے کو تیار نہیں ہے۔ عالمی بینک نے 10 ارب کی سرمایہ کاری کا دیکھیں، وہ آپ کو یاد ہے پچھلے سال جب شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں وفد سعودی عرب گیا تھا تو اس وقت ایک پلانٹڈ خبر دی نیوز میں چھپوائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ $8 ارب کا پیکج سعودی عرب نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ وہ $8 ارب کدھر ہے؟ پھر دیکھیں کہ جب یہ سنیں نا، جب یہ آپ کی وہ کونسل بنی تھی معیشت کی بہتری کے حوالے سے، اس وقت کہا گیا انویسٹمنٹ وہ فیسیلیٹیشن، جی وہ جب بنی تھی تو اس میں کہا گیا کہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک $20 سے $25 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے، وہ آج تک نہیں ہوئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اب پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ $20 سے $25 ارب اگر سرمایہ کاری کی حامی بھر لیتے ہیں خلیجی ممالک تو پھر پاکستان میں عام انتخابات 8 فروری کو نہیں ہو سکیں گے۔ اور ہم دنیا کا وہ واحد عجوبہ ملک ہیں جہاں پر ایک آئینی ذمہ داری پوری کرنے سے عام انتخابات، جس سے ملک میں سیاسی استحکام آتا ہے، عوام کا اعتماد ایک وفاقی حکومت کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ وفاقی حکومت عوام کی مرضی اور منشا کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کی معیشت اور دیگر جو سیکیورٹی کے امور سمیت اہم فیصلے ہیں وہ حکومت کرتی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عام انتخابات ہوئے تو ملک میں جو معاشی اس وقت بہتری کا جو ایک پروسیس جاری ہے وہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو جب اس طرح کے کوڑ مغز قسم کے لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہوں، فیصلہ ساز ہوں، تو پھر میرے خیال میں ملک کی بہتری جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اگر تو 8 فروری کو انتخابات نہ کروانے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے مقتدر حلقوں کی جانب سے، تو پھر اس کا ممکنہ سینیریو یہ بن سکتا ہے کہ ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے گی اور اس میں یہی کہا جائے گا کہ سپریم کورٹ ملک کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے اور ملک کے جو دیگر حالات ہیں جس میں سیکیورٹی کو بنیاد بنا کر آپ سمجھے کہ مارشل لا لگانے کی خبر بھی آ سکتی ہے کہ ملک میں مارشل لا لگنے کا اندیشہ ہے، اس لیے سپریم کورٹ عام انتخابات کی تاریخ میں توسیع کرے اور پھر وہ تاریخ آگے لے جائی جا سکتی ہے۔ جو کالم آج سہیل وڑائی صاحب نے لکھا ہے نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فروری سے لے کر آئندہ سال ستمبر تک اس میں توسیع کی جا سکتی ہے، اور اس دوران فروری اور ستمبر کے درمیان کسی وقت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اور میرے خیال میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے اوپر واقعی سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ دنوں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فین کلب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ایک مشاورتی ان کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں بھی انہوں نے یہ شکوہ کیا ہے کہ انہیں کسی اور کی تنقید کا جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ان کے فین کلب کے لوگ تنقید کرتے ہیں تو پھر وہ کسی اور آگے کسی کو جواب دہ ہوتے ہیں، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے اوپر تنقید کیوں کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب اپنے فین کلب کے لوگوں کو بھی اعتماد میں لے چکے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کا کوئی اقدام کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر شاید وہ تنقید نہیں ہوگی جو ماضی میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر ہوتی رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ان نکات کو، ان پوائنٹس کو جوڑیں تو ہمیں ایک خاکہ بنتا ہوا یہ ضرور نظر آتا ہے کہ شاید اس وقت یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک میں عام انتخابات کو مؤخر کروایا جائے، اور مختلف حربے، مختلف طریقے، مختلف جو سکیمیں ہیں وہ اس پر اس وقت وہ زیر غور ہیں۔ بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔